चलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर है मैथ्स के अंदर, मैथ्स टीचिंग के अंदर। तो मैथ्स की प्रकृति क्या है, इतिहास, उसकी संस्कृति और उसकी समीक्षा का हम अवलोकन करेंगे। तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि अब एग्जाम की दृष्टि से तो हमें वही करने। तो इसके अंदर एक संख्या पत्ती है, बेबीलोन संख्या पत्ती, हम उसकी बात करेंगे। तो ये जो बेबीलोन संख्या पत्ती है, हम देखते हैं कि 20वीं सदी, 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक, 20वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व को हम क्या कहते हैं, बीसी, यानी बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, इसके बीच में एक संख्या पत्ती आई जिसको हम कहते हैं बेबीलोन संख्या पत्ती। इससे पहले हमें ये बात भी जानना जरूरी है, बेबीलोन है कहां पर। तो बेबीलोन का जो जिक्र होता है वो कहां होता है, ईरान, इराक और ईरान की एक सभ्यता थी, एक साम्राज्य था, मेसोपोटामिया, ये एक साम्राज्य था। मेसोपोटामिया साम्राज्य के अंदर ये सभ्यता, जो इसी का एक नगर था बेबीलोन, इसी का एक नगर था बेबीलोन, ये वहां की एक संख्या पत्ती थी। इस संख्या पत्ती के अंदर हम विभिन्न प्रकार के साइन का यूज करते हैं। बहुत पहले के जमाने में जब लोगों के पास नंबर सिस्टम नहीं था, जो कि इंडियन के पास तो वैसे भी था, लेकिन इन लोगों के पास नंबर सिस्टम नहीं था, तो ये जो काउंट करते थे ये साइन के द्वारा करते थे। ठीक है, तो ये बेबीलोन सभ्यता वहां की है। इराक जो कि अगर आप बात करें, ये जो मेसोपोटामिया साम्राज्य जो बसा हुआ है दजला फरात नदियों के किनारे, दजला फरात नदियों के बीच में ये जो है साम्राज्य बसा हुआ था। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो जो ये बेबीलोन है, इसके अंदर जो नंबर सिस्टम है, अगर हम इसके नंबर सिस्टम की बात करें, इसमें संख्या पत्ती की बात करें, तो हम देखेंगे कि जो इनकी जो संख्या पत्ती में इस तरह के साइन को इन्होंने क्या कहा, एक बोला। क्या बोला? एक। इसी की तरह वापस सेम, ये दो। अगर 3 लिखना होता है इस संख्या में तो 3, यानी इसी को आगे बढ़ाते जाना। ठीक है, और अगर 4 लिखना, नहीं 3 अगर लिखना है तो फिर कैसे लिखेंगे, हाँ इसी तरीके से। लेकिन अगर हमें 4 लिखना होता तो 1, 2 और 3, फिर नीचे वापस ये 4। इसी तरह अगर हमें 5 लिखना होता तो पहले 3 तो लिखना ही होगा, फिर हम लिखते थे 4, अब हो गया ये 5। अगर हमें 6 लिखना होता तो वापस इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर इस तरीके से हमें 7 लिखना होता तो इस नंबर सिस्टम के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसी नंबर सिस्टम के अंदर हमें अगर 8 लिखना होता तो वो भी हम लिखते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और अगर 9 लिखना होता तो वापस इसी नंबर सिस्टम के अंदर इसी तरह के साइन को कंटिन्यू करते जाएं। एक एक के साइन 6 हो गए, 7, 8 और 9। और जब 10 लिखना होता तो हम करते थे कुछ इस तरह के साइन से 10 को लिखते थे। तो इसके लिखने का क्रम 1, 2, 3, 4 को लिखने का क्रम ये, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये था उनके 10 लिखने का क्रम। इस नंबर सिस्टम के अंदर उनको जो साइन जो वो बनाते थे, वो इस तरह का एक साइन बनाते थे 1 के लिए, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 का साइन। अगर इस नंबर सिस्टम के अंदर उनको अगर मान लो कि जैसे बुक के अकॉर्डिंग, बुक में क्वेश्चन है कि मान लो उनको 32 लिखने का कहा जाता, क्या लिखने का कहा जाता, 32। तो अगर आप देखोगे 32 के अंदर, तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 + 10 + 10 + 2 से। ठीक है, और 2 को भी क्या लिख सकते हैं अपन, 1 + 1, इसी तरीके से लिख सकते हैं।
तो अगर इसको लिखना होता तो हम कैसे लिखते? अगर आप बताओ 10 के लिए क्या साइन बना हुआ है? इस तरीके से साइन बना था आपने सबसे लास्ट में जो हमने बनाया, 10 10 10 30 हो गए, और 8 और ये 2, कुछ इस तरीके से 2 को लिखा जाता जो कि, तो ये हो गया 30। अब इस संख्या, इस मेथड के अंदर होता क्या था कि ये 60 पर जाकर 60 पर जाकर इसका साइन रिपीट हो जाता, ये संख्या वापस से रिपीट मतलब स्टार्ट हो जाती 1 से, यानी 60 और 1 का साइन सेम थे। 60 और 1 का साइन जो था वो क्या था? सेम था। ठीक है, अब 60 और 1 के साइन सेम होने के कारण मान लो अगर इनको 62 लिखना होता था, क्या लिखना होता था? 62, तो और इनको मान लो 2 लिखना होता था, 62 और 2 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इस नंबर सिस्टम के अंदर मान लो इन्होंने लिखा 60 के लिए सेम साइन यूज किया उन्होंने, एक जैसा ही 60 हो गया, फिर 2 के लिए 1 2, और अगर 2 को लिखना होता था तब भी वो ऐसे ही साइन यूज करेंगे। ठीक है, या मान लो अगर उनको 61 लिखना होता था, ये लो 61 लिख लिया, तो 61 और 2 का साइन क्या हो गया? सिमिलर हो गया। तो ये इस जो बेबुलियन संख्या पद्धति थी उसकी एक बहुत बड़ी त्रुटि कह सकते हैं, या फिर ये संख्या 60 से आगे सही तरीके से बढ़ नहीं पाई, या सही तरीके से सांकेतिक भाषा इन्होंने नहीं बना पाए। ये लोग बेबीलोनियन जो लोग थे वो लोग सही तरीके से सांकेतिक भाषा का विवरण नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये था बेबीलोन संख्या पद्धति। बेबीलोन एक खास वजह से और भी जाना जाता है, यहाँ के झूलते हुए बगीचे, झूलते हुए बगीचों के लिए भी ये जाना जाता है। ठीक है, और ये झूलते हुए जो बगीचे थे वो नबूकदनेस्सर यहाँ का एक राजा था, नबूकदनेस्सर ने अपनी रानी अमीटियस के लिए बनाया था। अमीटियस के लिए बनाया था, किसके लिए? अमीटियस के लिए बनाया था। जिस तरह से मुमताज के लिए ताजमहल बनाया गया, वैसे वैसे यहाँ का एक राजा था नबूकदनेस्सर, इसने अमीटियस अपनी एक रानी के लिए यहाँ पे झूलते हुए बगीचों का निर्माण किया था, यानी एक महल के ऊपर बगीचे बनवाए थे, जिसके लिए ये बेबीलोन बहुत ज्यादा फेमस हुए। और प्राचीन, चलो, द सेकंड नंबर सिस्टम इज रोमन नंबर सिस्टम। नाम से पता चलता है रोमन यानी रोम से बिलोंग करता है। ठीक है, एंशियंट रोम, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा साम्राज्य था और सबसे पुराना भी। ठीक है, और एंशियंट रोम, जो कि रोम किसकी कैपिटल है? इटली की कैपिटल है। ओके, अभी हाल में जो रोम है वो इटली की क्या है? कैपिटल है। जो कि एंशियंट रोम पूरे यूरोप में फैला हुआ था, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर ये आता है। ठीक है, कुछ इसके बारे में कुछ और भी कहावतें हैं, मुहावरे हैं, कहावतें हैं। ठीक है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना। ठीक है, बहुत ही अच्छी कहावत है। रोम धीरे धीरे, वहां के लोगों ने धीरे धीरे, अनेक राजा, अनेक सरकार, मतलब अनेक राजा आए और धीरे धीरे रोम को बिल्ड किया। ठीक है, तो ऐसा है। अब रोमन जो नंबर सिस्टम थे, इन्होंने क्या किया कि प्रतीकों से हटकर, मतलब उन प्रतीकों से जहां तक संख्याएं, जो बेबीलोनियन जो नंबर सिस्टम थे वो 60 तक कंफ्यूज हो गए थे, 60 तक रुक गए थे, उनसे आगे बढ़कर इन्होंने और आगे तक विस्तार किया और अपने अंकों को अच्छे तरीके से पेश किया। ठीक है, तो इनमें जब हम देखते हैं इन्होंने क्या किया, 1 2 3 4 5, अगर आपने देखा हो 6 7 8 9 एंड 10, 1 2 3 को कैसे लिखेंगे, 4 को कैसे लिखेंगे, 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें आपने एक चीज जरूर देखी होगी, वो चीज कौन सी थी कि जब 5 जो लिखते हैं हम, 5 से जैसे 5 में से 1 घटाएं, 5 में से कितना घटाएं, 5 में से कितना घटाएं, 5 में से 1 घटाने पर ये जो 1 घटाया जाता है वो रोमन में इस तरफ लिखा जाता है। तो 5 में से 1 घटाया 4, इसी तरीके से देखो इस तरफ आ जाओ 10, अगर 10 में से जो संख्या घटाऊं मैं
मान लो 9 को मैं लिखना है तो 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 10 माइनस 1। ये एक हमेशा किस तरफ लिखा जाता है 10 के इस तरफ, यानी ये हो गया 9। तो हमेशा ज्यादातर संख्या में ऐसा ही होगा, ठीक है। रोमन सिस्टम में अगर जो संख्या 5 है 5 में से 1 घटाना है, इधर लिख दो 1, ये हो गया 4। अगर 10 है, ये तो साइन 10 का है ना, ये वाला साइन तो 10 का है, लेकिन इधर 1 लिखा हुआ है मतलब ये 10 में से 1 घटाया हुआ है, यानी ये किसका है 9 का है। तो ये आपको पता रखना है, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ इसके अंदर जो महत्वपूर्ण है वो मैं बता देता हूं। एक एल से डिनोट करते हैं किसको 50 को, किसको 50 को। एक है सी, इसको याद रखना LCDM, CDM, LCDM, ठीक है। LCDM LCM होता है उसमें डी आ गया बस, LCDM। ये 50, ये 100 को, ये 500 को और ये 1000 को डिनोट करता है, ठीक है। बहुत बेसिक सा LCDM जो है 50 का दूना 100 LC, ठीक है। DM 500, डी तो होता है 500 और 500 का डबल होता है 1000 DM, ठीक है। ये एक दूसरे के डबल है, L 50, C 100, D 500, M जो है 1000 को डिनोट करता है। अब इसमें कई बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भाई नंबर दे दी जाते हैं और आपको रोमन नंबर सिस्टम के अंदर लिखना होता है। तो आपकी बुक के अंदर पूछा गया था 413 को डिनोट करो। 413 को कैसे लिखेंगे? आप एक बात बताओ, 400 को हम कैसे लिखेंगे? क्या आपको पता है इसमें से ऐसा कोई साइन है जो आपके पास 400 का है? हमारे पास C का है, या तो हम C को 4 बार लिखें, 4 बार लिखें। हमने यहाँ पे क्या कभी ऐसा किया 1 2 3 और फिर ये 4 को लिखने के लिए हमने क्या 4 लाइनें कैसी यहाँ पे 4 लाइनें बनाई? हमने नहीं बनाई। तो हमने क्या किया कि D में से 100 घटा दो, D है 500, 500 में से C घटा दो। अब एक बात बताओ, मैंने एक चीज बताई आपको, जब भी कोई चीज घटानी होती है तो वो उससे पहले लिख दी जाती है। यानी D तो है 500, 500 में से 100 घटाओ तो 100 घटाने पर C कहां लिख दूंगा मैं? पहले लिख दूंगा। ये हो गया मेरा कितना? ये हो गया मेरा 400। कितना हो गया? 400 प्लस 10 प्लस 3, यही तो लिखना है हमें, ठीक है। तो 400 को तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। 10 को कैसे लिखते हैं? सिंपल सा तरीका। और 3 को कैसे लिखते हैं? ये मेरा हो गया 413। चलो और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। हम लिखते हैं 549 बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर अपने अकॉर्डिंग अपन कुछ करेंगे, ठीक है। तो बुक के अकॉर्डिंग था 549। इसको कैसे लिखेंगे आप? इसको लिखने का क्या तरीका है? अब आप मुझे बताओ 500 को लिखने के लिए, इसको लिखने के लिए 500 को लिखने का तरीका क्या है? पहले तो 500 लिखो, पहले तो 500 लिखो। ये लो सर, 500 को लिखने का तरीका क्या है हमारे पास? डी लिख लो, बस 500 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में 40, उसके बाद में 9। अब एक बात बताओ, क्या हमने 40 को लिखने का तरीका हमने अभी भी सीखा है कि जिस तरह से 400 लिखते हैं उस तरह से 40 भी लिख सकते हैं? कैसे कि 40 जो 50 है 50 में से 10 घटा दो। 50 के लिए हम क्या लिखते हैं? L लिखते हैं और 10 घटाने वाला साइन हमेशा उसके पहले। ये तो था 500 का, ये हो गया 40। फिर 9 का साइन हमारे पास है, 9 को क्या कहते हैं? 10 में से 1 घटा, तो ये पूरा हो गया रोमन नंबर इसका 549 का। तो ये तो थे हमारी बुक के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हम कुछ प्रैक्टिस करने के लिए लिख लेते हैं कि कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि जैसे कि 2016 या फिर 2021, इसका हम बनाते हैं। बनाओ, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो एक बात बताओ, 2000 को कैसे लिखते हैं? 1000 को कैसे लिखते हैं? 1000 को क्या लिखते हैं? M। और 2000 को जब 1 और 2 को लिखने के लिए 2 आए ना, तो 2000 को लिखने के लिए कितने M आएंगे? 1 2 M आ गए। उसके बाद में है कितने? 10 और 6 है। 10 को लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं? ये रहा। और 6 को लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं? ये रहा। ये हो गया 2016। अगर 2021 चल रहा है अभी, तो 2021 को लिखने के लिए क्या लिखेंगे? वो का वो मामला है, M 2000 हो गए। 2000 और प्लस में कितने हैं? 21 हैं। 21 को कैसे लिखते हैं? बहुत सिंपल, 21 हो गया।
10, 10, 20 और एक 21। ये हो गया 2021 को लिखने का तरीका। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वो ले लेते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन है 3724। इसको लिखने का तरीका देखो। अब 3000 है, बताओ कितने एम लिखूं मैं? 3000 है, 3000। 1000 को कहते हैं सिंगल एम से डिनोट करते हैं, 3000 है तो 3 एम लगा। ये लो सिंगल, डबल, ट्रिपल, 3 एम हो गए। उसके बाद में 700। एक बात बताओ, 700 को कैसे लिखेंगे? 500 प्लस 100 प्लस 100, 500 प्लस 100 प्लस 100। 500 के लिए कितना डी आएगा? 1 डी। ये लो 500 का ले 1 डी। फिर 700 है तो 2 सी लगाने पड़ेंगे ना 700 के लिए। ये सी, ये सी, 2 सी हो गए 700 के लिए, ठीक है। उसके बाद में कितने हैं? चॉइस को और लिखना है, तो चॉइस को और कैसे लिखते हैं? देखो 10 और 10 20 और 4 को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हमने ये लिखे कि किसके लिए? 3000 के लिए, प्लस ये डी प्लस सी सी किसके लिए लिखे? मैं हमने 700 के लिए, प्लस और ये हमने किसके लिए लिखे? चॉइस के लिए। तो टोटल कितना हो गया? 3724। इस तरीके से रोमन नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट किया, जो कि रोमन सभ्यता के अंदर विकसित हुआ, ठीक है। रोम जो कि आज इटली का पार्ट, और इसके बारे में बहुत अच्छी एक लोग क्या कहते हैं फ्रेज भी है, इडियम फ्रेज, जिसको हम कहते हैं रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। और एक और भी है कि जब रोम जल रहा था तो नुरो बांसुरी बजा रहा था, कि जब जो रोम जल रहा था तो नुरो बांसुरी बजा रहा था। यानी वहां का एक राजा था नुरो, वो उसने मतलब अपने आनंद के लिए रोम को जलने दिया और उसको देखकर अपनी बांसुरी बजाने लगा। तो ये भी रोम को लेकर एक बहुत बड़ा चलो चलो। और अपना जो थर्ड क्वेश्चन है, इसके मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा वो ये लगा कि भाई 2 क्वेश्चन तो वो हो गए जो कि ठीक है, उसके ऊपर बन सकते हैं। एक जो बड़ा क्वेश्चन जो बन सकता है वो होगा कि जो मैथ्स है या गणित है उसका शिक्षण जो है, गणित का शिक्षण अगर हम बच्चों को करवाएं या हम करें तो उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये एक क्वेश्चन बड़ा बन सकता है। और जितने भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं उनमें क्वेश्चन को पढ़ना जितना जरूरी नहीं होता, उतना क्वेश्चन के पॉइंट मेंशन करना जरूरी होता है। यानी बड़े जितने भी क्वेश्चन जब आप लिखते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखें, निबंधात्मक क्वेश्चन हमेशा व्यक्ति के चिंतन और मनन की उपज होता है। यानी विद्यार्थी कितना सोच पाता है उसके बारे में वो उसका, और सोचना हमेशा लेख लिखने से बेटर है उसको पॉइंट वाइज लिखना। कैसे लिखना? पॉइंट वाइज लिखना। तो हम अगर गणित शिक्षण का दैनिक जीवन में उपयोग करें तो उनमें देखो सबसे पहला उपयोग गणित का क्या हो सकता है कि गणित तो हमारे जीवन में काम आती ही है दैनिक कार्यों के अंदर। अरे अपन लाभ हानि, गुणा भाग, जोड़ बाकी, प्रतिशत, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ये सारे क्या है? नित्य कार्यों में उपयोग होता है या नहीं होता है मैथ शिक्षण का, ठीक है। अगर सेकंड हम बात करें तो सामाजिक एंड बौद्धिक संपत्ति। सामाजिक और बौद्धिक संपत्ति में कैसे, ये कैसे उपयोग हो सकता है सामाजिक और बौद्धिक संपत्ति के अंदर? तो भाई साहब गणित, बेकन क्या कहता है? देखो बेकन एक चीज कहता है कि गणित जो है वो विज्ञान की आत्मा है। यानी गणित के सिवा तो विज्ञान अधूरा है, एक मृत शरीर है। बेकन ने कहा गणित विज्ञान की आत्मा है, यानी गणित के सिवा तो अपना जो सामाजिक और बौद्धिक स्तर है वो बढ़ ही नहीं सकता। विज्ञान में आपने देखा होगा कोई भी जो विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं उनमें ज्यादातर मैथ से ही शुरू होते हैं। तो अगर जब कैलकुलस करेंगे तो फैक्ट निकलेंगे तो उसको ही तो साइंस कहेंगे, ठीक है। तो सामाजिक और बौद्धिक संपत्ति का विकास। तीसरा है बौद्धिक सभ्यता की रीढ़ की हड्डी। किसकी? बौद्धिक सभ्यता की रीढ़ की हड्डी। हाँ, एक चीज की जो बात हम करते हैं कि ये जो बेंथल ने जो कहा था ना, वो किसके अंदर कहा था?
भौतिक सभ्यता की रीढ़ की हड्डी, यानी रीढ़ की हड्डी है। बेकर ने जो कहा था वो क्या, किसके बारे में कहा था, भौतिक सभ्यता की रीढ़ की हड्डी। सामाजिक और बौद्धिक विकास के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि जो मनुष्य है, मानव है, मानव का चांद पर जाना कैसे सफल हुआ, चांद पर जाना कैसे सफल हुआ, सामाजिक और बौद्धिक विकास के कैसे, कि मनुष्य जब सोचेगा कि भाई चांद की जो डिस्टेंस है वो पता लगाई होगी, मनुष्य ने सोच के तो अपनी बौद्धिक क्षमता का यूज करके तो पता लगाई होगी, और बिना अगर मैथ नहीं होती तो क्या उसकी डिस्टेंस पता लगा पाते, नहीं लगा पाते। तो मनुष्य को अगर चांद पे जाना संभव हुआ है तो वो अपनी बौद्धिक समृद्धि के कारण, और बौद्धिक समृद्धि किससे आई है, मैथ्स के कारण आई है। ठीक है, तो और बौद्धिक सभ्यता की रीढ़ की हड्डी, तो बेकर ने वैसे भी कहा है रीढ़ की हड्डी, तो मैथ्स तो विज्ञान की रीढ़ की हड्डी ही है, यानी गणित तो विज्ञान की आत्मा ही है, विज्ञान में बिना मैथ्स के कुछ हो नहीं पाता। ठीक है, सांस्कृतिक समृद्धि का विकास। अब हमने चौथा जो हमारा जो पॉइंट है वो सांस्कृतिक सभ्यता के अंदर, सांस्कृतिक जो समृद्धि का जो विकास है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो अपनी गणित है, अपने सांस्कृतिक मूल्य, अपने जो सांस्कृतिक मूल्य क्या है, कोई भवन बनाते हैं अपन के भाई ये देखो मुगल संस्कृति है, मुगल संस्कृति है या ये हिंदू संस्कृति, हमें पता कैसे चलता है उसके निर्माण कार्यों से। तो निर्माण कार्य जो है उसमें मैथ्स का कहाँ उपयोग होता है, तो निर्माण कार्य जितने भी आर्किटेक्चर वर्क है, मान लो कि ताजमहल, अरे ताजमहल बनाया होगा तो उसमें भी तो गणित के कुछ यूज लिए होंगे ना, नहीं लिए होंगे। ठीक है, या फिर एलोरा की गुफाएं बनी है या अजंता की गुफाएं बनी है, या कोई मंदिर बनाना है या टेम्पल बनाना है, उसमें गुम्बद बनाने हैं, पिलर कितने आएंगे, किस प्रकार से बनेगा, उसमें भी तो मैथ्स यूज हुई होगी। तो वो हमारी क्या है, सांस्कृतिक समृद्धि का विकास है, इसी के द्वारा होगा। अगर मैथ्स नहीं होती तो हम ये डिजाइन नहीं कर पाते, ये डिजाइन नहीं कर, हमारी सांस्कृतिक समृद्धि है उसका विकास नहीं हो पाता। ठीक है, और फिर पांचवा पॉइंट है तर्क संगत, क्रमबद्ध और व्यवसायिक गुणों का समावेश का विकास। अब ये क्या है, तर्क संगत, क्रमबद्ध और व्यवहारिक गुण। तो जब हम विचार करते हैं, तर्क देते हैं, विश्लेषण करते हैं, जब हम ये विचार करना, विश्लेषण देना, तर्क देना, जब हम ये करते हैं तभी तो हमारा बौद्धिक विकास होता है, और बालक में क्या आता है, आत्मविश्वास आता है। क्या आता है, आत्मविश्वास। लॉजिक, तर्क देना, क्रमबद्ध और व्यवहारिक गुणों का विकास किसके द्वारा होता है, मैथ्स के द्वारा ही होता है। ठीक है, फिर अब इसके अंदर मैथ्स के द्वारा कैसे होता है, जब मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं तब हम सोचते हैं ना, सोचने की जो क्षमता है वो डेवलप होती है, खोजने की प्रवृत्ति डेवलप होती है, उसी से तो हमारे तर्क संगत और जो चिंतन करने का, विश्लेषण करने का, सही गलत पता लगाने का जो है पता चलता है। फिर चारित्रिक मूल्य। अब चारित्रिक मूल्य है वो स्थापित करने में गणित का योगदान कैसे। गणित हमें एक चीज जरूर बताती है, कौन सी बात असत्य है और कौन सी सत्य है, कौन सी बात असत्य है और कौन सी बात सत्य है। और हमें एक चीज और बताती है, हम कितनी शुद्धता तक पहुंचे। अपन कोई उत्तर निकालते तो हम देखते हैं हमारा उत्तर एक के आसपास आ रहा है, तो हमें शुद्धता के बारे में भी बताता है, सत्य और असत्य के बारे में बताता है। और ये चीजें ही तो जीवन की नैतिकता से जुड़ी है, चारित्रिक से जुड़ी है, इसलिए चारित्रिक मूल्य के विकास में भी गणित का योगदान है। ठीक है, फिर अवकाश का सदुपयोग। तो जब भी आपने देखा होगा, जब भी हमारे कोई पीरियड नहीं होता तो टीचर आते हैं और मैथ्स के क्वेश्चन देके चला जाता है और हम उस मैथ्स को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसी तरीके से जब अवकाश होता है तो जो अध्यापक होते हैं या हम या कोई भी बड़ा व्यक्ति जो हमें टीच करता है, पढ़ाता है, तो हमें विभिन्न प्रकार के गेम्स के द्वारा मैथ्स की पहेलियां, पजल्स हैं, पजल्स के द्वारा मैथ्स की प्रॉब्लम देते हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। तो हमारी तर्क सोचने की, ठीक है, और उसके मनन, तर्क जो लॉजिक है, लॉजिक की, चिंतन की, विश्लेषण की, ये हमारे जो गुण हैं वो विकसित होते हैं। तो एक बार फिर वापस शुरू करते हैं कि भाई दैनिक जीवन में उपयोग जो है, एक तो नित्य कार्यों में, जितने भी रोजमर्रा के जो कार्य हैं नित्य कार्यों के अंदर, एक सामाजिक और बौद्धिक विकास के अंदर, मनुष्य का चांद पे जाना, जब वो सोच सकता था कि इतनी दूरी है तभी तो इतना फ्यूल रॉकेट के अंदर होगा कि वो वहां पे जाके वापस आ सके।
तो सामाजिक और बौद्धिक विकास के अंदर बौद्धिक संपदा की रीढ़ की हड्डी, यानी बंकन ने क्या कहा, गणित तो विज्ञान की आत्मा है। तो उसी तरीके से बौद्धिक जो सभ्यता है आज की, बिना गणित के आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है। सांस्कृतिक और समृद्धि का विकास, यानी अगर संस्कृति यानी जिसका निर्माण कार्य से पता चलता है, निर्माण कार्य में मैथ का यूज होता है, आपको पता ही है, तो उसी को तो हम सांस्कृतिक समृद्धि कहेंगे। तर्क विगत, अगर गणित है तभी तो सोचने की क्षमता बढ़ेगी बच्चों की, तो तर्क करने की क्रमबद्ध और व्यवहारिक गुणों का विकास गणित के कारण ही होगा। गणित होगी तो तर्क करेगा, लॉजिक देगा, उसका विश्लेषण करेगा, ठीक है, विवेचन करेगा, गणित के द्वारा ही करेगा। तो तर्क संगत क्रमबद्ध और व्यवहारिक गुणों का विकास किसके कारण होगा, गणित के कारण होगा। चारित्रिक मूल्य स्थापित करने में गणित ही हमें जो सत्य और असत्य के बारे में बताती है, शुरू से बताती है, और शुद्धता का मापन करती है। और सत्य, असत्य और शुद्धता जो है हमारे चारित्रिक रूप में मूल्य हमारे होते हैं, जो कि इसके द्वारा डेवलप होते हैं, मैथ्स के द्वारा डेवलप होते हैं। अवकाश का सदुपयोग हो जाता है इससे, जो कि मैंने बता ही दिया आपको। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है माया सभ्यता के बारे में, तो माया सभ्यता के बारे में भी जान लेते हैं, उनकी संख्या पत्ती क्या है। तो माया सभ्यता जो कि अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर, अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है उसके अंदर हम देखेंगे ग्वाटेमाला, मैक्सिको और होंडुरास, जो मैक्सिको की खाड़ी के आसपास के जो देश है। मैक्सिको आपने देखा होगा, अमेरिका के जस्ट नीचे मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास, वहां पे छोटे छोटे देश है, पनामा सिटी वगैरह जो है, वहां पे ये सभ्यता का विकास हुआ था। और लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 11वीं लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी तक ये सभ्यता वहां पर खत्म भी हो गई थी। ठीक है। तो माया सभ्यता को लेकर अगर हम बात करें इनके नंबर सिस्टम के बारे में, तो इनका नंबर सिस्टम बहुत ही स्पेशल था। ठीक है। अगर इसके अंदर हम बात करें जीरो को लिखने का तरीका, तो जीरो को लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से था। ओके। और एक को लिखने का तरीका सिर्फ एक पॉइंट, एक बिंदु। दो को लिखने का तरीका दो बिंदु। तीन को लिखने का तरीका तीन बिंदु। तीन को लिखने का तरीका तीन बिंदु। लेकिन चार को लिखने का तरीका चार बिंदु है। और पांच को लिखने का तरीका एक लाइन। क्या हुई, एक लाइन। ठीक है। 0 1, ये 2 को लिखने का तरीका, 3 को लिखने का तरीका, 4 को और 5 को। ओके। 6 को लिखने का तरीका वापस देखो, एक लाइन जो कि 5 की लाइन है, 5 वाली लाइन, और उसके ऊपर वापस 6। ठीक है, यहीं पे लिख 6। 7 को लिखने का तरीका लाइन और उसके ऊपर 2 पॉइंट। 8 को लिखने का तरीका 3 पॉइंट। 9 को लिखने का तरीका लाइन और 4 पॉइंट। ठीक है। और 10 को लिखने का तरीका कितनी लाइन, 2 लाइन। कितनी लाइन हो गई, 2 लाइन। ओके। इस तरीके से वापस 11 को लिखने का तरीका 2 लाइन और ऊपर 1 पॉइंट, 2 लाइन ऊपर 2 पॉइंट, 2 लाइन ऊपर 3 पॉइंट। कितना हो गया, 13। 14 को लिखने का तरीका 2 लाइन ऊपर 4 पॉइंट, और 15 को लिखने का तरीका 3 लाइन। वापस 16 को लिखने का तरीका 3 लाइन सिंगल, 3 लाइन डबल, 17, 18, 19 और 4। तो इस तरीके से लगभग माया जो नंबर सिस्टम है वो करीब इस तरीके से वो चलता था। यानी हमने सिंगल पॉइंट 1, डबल पॉइंट 2, 3, 4 और 5 के लिए सिंगल लाइन। इसी तरीके से वापस लाइन के ऊपर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और वापस डबल लाइन। डबल लाइन का मतलब क्या हो गया, 10। 3 लाइन का मतलब कितना हो गया, 15, और 4 लाइन का मतलब कितना हो गया, 20। तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। 19 को क्या लिखा जाएगा, 3 लाइन यानी 15, 16, 17, 18 और 19, 4। ठीक है। तो ये था।